नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल परमहंस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। हिस्ट्री की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें यूरोपियों का भारत में आगमन के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें से पहले यूरोपी जो थे पुर्तगाली, उनके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। पुर्तगालियों का भारत में आगमन कैसे होता है, कैसे ये लोग भारत के क्षेत्रों को जीतते हैं और वहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर भारत के अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद भारत के सामानों को ये लोग पुर्तगाल ले जाते थे, जैसे हुआ नील हुआ, मसाले हुए, कॉटन हुआ, इन सब चीज़ों को यूरोप के बाज़ारों में ले जाते थे। उन्हीं सारी चीज़ों को देख करके डच होते हैं और ब्रिटिश और उसके बाद फ्रांसीसी, ये इन सारे लोगों को मन में भी आता है कि हम लोग पूरब की तरफ चल करके व्यापार करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डचों के बारे में, डचों का भारत में आगमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डचों का भारत में आगमन। डच जो है ये हॉलैंड से भारत में आए थे। हॉलैंड का वर्तमान नाम नीदरलैंड है। तो उस समय की स्थिति के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, हॉलैंड की स्थिति के बारे में। तो 15वीं 16वीं शताब्दी का समय होता है। हॉलैंड खुद पुर्तगालियों का गुलाम था। स्पेन का हॉलैंड पर कब्जा था। उसके बाद काफी संघर्ष के बाद 1581 ईस्वी में हॉलैंड पुर्तगालियों यानी कि स्पेन के लोगों से स्वतंत्र होता है। और इसके बाद ये लोग यहाँ के सामानों को जो पुर्तगाली लोग ले जाते थे भारत से उठा करके, उन सामानों को लिस्बन से डच लोग एंटवर्प तक पहुंचाया करते थे। एंटवर्प बेल्जियम में पड़ता है। तो भारत के सामानों और पूरब के जो इंडोनेशिया वगैरह के जो सामान थे, उन सामानों से डच लोग पहले से ही परिचित थे। और चूंकि स्पेन के लोग डचों को अपना गुलाम बनाए थे, इस वजह से इनके अंदर एक राष्ट्रीय भावना थी कि हम लोग चलेंगे पूरब के देशों में और वहां पर मसालों के व्यापार पर एक अधिकार करेंगे और अपना मुनाफा कमाएंगे और पुर्तगालियों को वहां से भगा देंगे। ये इन लोगों की मंशा थी। उसी के तहत सन 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डे हाउटमैन के नेतृत्व में पहला अभियान सुमात्रा पहुंचा। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इंडोनेशिया में पहुंचता है। उसके बाद यह क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि सबसे पहले भारत में आने वाला डच कौन था। तो इसी का नाम यही है, कार्नेलिस डे हाउटमैन। यही होता है जो कि भारत आने वाला पहला डच भी था। तो ये लोग क्या करते हैं कि इंडोनेशिया और भारत यहाँ के क्षेत्रों पर आते हैं। उसके बाद यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद फिर वापस लौट जाते हैं हॉलैंड। फिर कुछ लोग आते हैं। तो कई बार ये लोग उन्हीं समयों में कई बार आए गए। उसके बाद यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसके बाद सन 1602 ईस्वी का समय होता है। हॉलैंड की संसद में एक प्रस्ताव पारित होता है और उस प्रस्ताव के तहत एक कंपनी की स्थापना की जाती है। उस कंपनी का नाम है यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसको कहते हैं इंग्लिश में वेरिनिस्ट ईस्ट इंडीज कंपनी, VOC। इस कंपनी में डच के काफी व्यापारी जो समृद्ध थे काफी, वो लोग आकर के शामिल होते हैं। और यह जो कंपनी थी, यह कंपनी पूर्णतः कार्टेल व्यवस्था पर आधारित थी। कार्टेल पूर्णतः व्यापारिक कंपनी थी। यह जो इनकी कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यह कार्टेल व्यवस्था पर आधारित थी। ये लोग क्या करते थे कि अपने सामानों का रेट फिक्स कर देते थे और उसके बाद उस पर मुनाफा कमाते थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये वर्ड किस व्यवस्था पर आधारित थी? कार्टेल व्यवस्था पर। इसका मतलब है सहकारी व्यवस्था। इसके बाद 1605 ईस्वी में अम्बायना पर, इंडोनेशिया के साइड में पड़ता है, वहां पर इन डचों का कब्जा हो जाता है। और उसके तहत वहां पर कब्जा करने के बाद ये लोग फिर भारत की तरफ रुख करते हैं। और वादे गे, इसका नाम है, सेनानायक होता है यहाँ का डचों का, डच सेनानायक वादे गे के नेतृत्व में 1605 ईस्वी में ये लोग मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में यह पड़ता है। 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री लगाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि डचों की पहली फैक्ट्री भारत में कहां लगी थी? तो ये मछलीपट्टनम में लगी थी। कहां है मछलीपट्टनम? तो आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश। इसके बाद डच लोग जो है 17वीं शताब्दी का समय आता है धीरे धीरे करके, और डचों ने एक बेहद अद्भुत जहाज बनाया। उसका नाम था, ये जहाज बेहद इंपॉर्टेंट है, उसका नाम था फ्लूट शिप। फ्लूट शिप नामक इन लोगों ने जहाज बनाया। किसने बनाया? डचों ने बनाया। ये जहाज पुर्तगालियों के जहाजों की अपेक्षा काफी हल्के होते थे।
और इनकी गति भी पुर्तगालियों के जहाज़ों की अपेक्षा काफ़ी तेज होती थी। तो इनको चलाने के लिए, इनको खेलने के लिए इन जहाज़ों को काफ़ी कम लोगों की आवश्यकता भी पड़ती थी। इससे इनके खर्चे में भी काफ़ी कमी पड़ती थी। तो जब काफ़ी खर्चे में कमी आती थी तो ये लोग पुर्तगालियों को क्या करते थे, आकर के पुर्तगालियों से हिंद महासागर में लड़ाई करते थे और उनसे जीत भी जाते थे। तो उसके बाद पुर्तगालियों को ये लोग आकर के हराना शुरू किए। भारत में भी कई सारी जगहों पर पुर्तगालियों से युद्ध हुए और पुर्तगालियों से डच लोग जो हैं उनके क्षेत्रों को जीतते गए एक एक करके। उसी के तहत पुलिकट में ये लोग 1610 ईस्वी में अपनी एक बस्तियां बनाते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, बस्ती बनाते हैं अपनी 1610 ईस्वी में। यहाँ पे एक गेल्डिया है, उस दुर्ग का नाम है, यहाँ पे एक दुर्ग बनाते हैं लोग, किला बनाते हैं पुलिकट में। हाँ, खास बात यह भी होती है कि जो डच थे ये लोग जो बस्तियां बनाते थे उनमें किला नहीं बनाते थे, वैसे ही छोड़ देते थे बस्तियों को, जबकि पुर्तगाली लोग जो बस्तियां बनाते थे उनमें किला जरूर बनाते थे। तो ये इनकी विशेषता थी। एक गेल्डिया दुर्ग है पुलिकट में, इसको छोड़ करके इनकी जितने भी डचों की बस्तियां थी उनमें किसी में भी किला नहीं बना हुआ था। उसी के तहत उसके बाद सूरत में ये लोग अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं, यहाँ पर बस्तियां बनाते हैं अपनी 1616 ईस्वी में। उसके बाद ये लोग कराईकल में बनाते हैं, कराईकल केरल में पड़ता है, 1645 ईस्वी में ये लोग अपनी बस्तियां बनाते हैं। उसके बाद बालासोर में बनाते हैं, बालासोर ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा, चांदीपुर का नाम आप लोग सुने होंगे, परीक्षापात केंद्र भारत का चांदीपुर, ये उड़ीसा, बालासोर यहीं पड़ता है, उड़ीसा में ही। इसके बाद ये लोग कासिम बाजार में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं 1658 ईस्वी में। कासिम बाजार ये बंगाल में पड़ता है, बंगाल में। इसके बाद चिंसुरा में ये लोग अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, चिंसुरा ये भी बंगाल में पड़ता है। 1632 ईस्वी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं कि 1632 ईस्वी में डचों ने हुगली पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद एक एक करके ये लोग कोची में बनाते हैं अपनी फैक्ट्री 1663 ईस्वी में। पुर्तगालियों को हराते जाते हैं और अपनी बस्तियां बनाते जाते हैं। तो सारी चीजें पुर्तगालियों से ये लोग छीन चुके होते हैं, क्योंकि पुर्तगाल के खासकर स्पेन के लोगों का इनके देश पर, हॉलैंड पर कब्जा था, इसलिए उसका बदला भी इन लोगों को लेना था। तो यहाँ पर पुर्तगालियों को हरा करके उनके सारे क्षेत्रों को ये लोग जीतने की कोशिश करते हैं और काफी क्षेत्रों को जीत भी लेते हैं। लेकिन उसी के तहत चूंकि 1602 ईस्वी में डच लोग भारत में आते हैं और उन्हीं समय का कुछ ही अंतर होता है। लगभग 1608 ईस्वी में अंग्रेज भी डचों के साथ 1608 ईस्वी में भारत में प्रवेश कर जाते हैं। तो अंग्रेजों की जो सेना थी वो इन लोगों से भी सुसंगठित और अच्छी थी। तो होता क्या है बाद में, पहले तो अंग्रेजों से इन लोगों की कोई लड़ाई नहीं होती है, आराम से अच्छे से ये लोग व्यापार करते हैं। लेकिन बाद में चलते चलते होता है 1623 ईस्वी का समय आता है और उसके बाद इन डचों के द्वारा कुछ जापानी और अंग्रेजों के जहाजों को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कुछ अंग्रेज और जापानी लोग मारे जाते हैं। उसके बाद अंग्रेजों के मन में इनके प्रति बहुत ही ईर्ष्या द्वेष का भाव आया और ये लोग इनको सीमित करना स्टार्ट कर दिए। अंग्रेज लोग डचों को सीमित करना शुरू कर देते हैं। उसी के तहत जिन बस्तियों को डचों ने पुर्तगालियों से जीता था, अंग्रेज उन्हीं बस्तियों को हरा करके डचों से छीनना शुरू कर देते हैं और उन पर अधिकार करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि डचों को मसाले से ज़्यादा फायदा था स्टार्टिंग में और ये लोग चाहते थे मसाले पर ही एकाधिकार करना, बहुत ज़्यादा इनका मकसद यही था। तो ये लोग इंडोनेशिया के क्षेत्रों में अपना ज़्यादा ध्यान भी देते थे। इनका जो व्यापारिक केंद्र था वो इंडोनेशिया ही था। उसके बाद इसी के तहत इसमें देख लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट था 1623 ईस्वी में अंबाज में जापानियों में अंग्रेजों की हत्या कर देते हैं। कौन करता है? डच लोग करते हैं। और उसके बाद 1619 में बटाविया जकार्ता नगर बसाया इन लोगों ने। जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है। तो 1605 ईस्वी में मसाला पुंज जो होता है इंडोनेशिया के पास ही पड़ता है, उस पर ये लोग एकाधिकार भी कर चुके होते हैं। और एक पॉइंट और इसमें और भी है, आप लोग नोट कर सकते हैं, पगोड़ा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में आ चुके हैं, इनको हम लोग अलग अलग करके हम बता दे रहे हैं आपको। पगोड़ा जो है ये डचों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सोने का सिक्का था। इस पर भगवान विष्णु, भगवान वेंकटेश्वर के चित्र लगे हुए थे। यह पगोड़ा जो है डचों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला
सोने का सिक्का था। तो ये इनकी बस्तियां थी, ये बस्तियां भी पूछ ली जाती हैं कि डचों की बस्तियां कौन कौन सी थी। तो ये पटना में अपनी बस्ती बनाए थे 1658 ईस्वी में। तो कौन कौन सी बस्तियां हो गई इनकी? सूरत वाली हो गई, कोचीन हो गई, कराईकल हो गया, पुलिकट, मछलीपट्टनम, बालासोर, इसके बाद कासिम बाजार, चिंसुरा और पटना, और भी कुछ बस्तियां थी छोटी छोटी इन डचों की। लेकिन जब ये अंग्रेजों से परास्त होने लगते हैं तो फिर ये लोग अपना पूरा का पूरा ध्यान केवल इंडोनेशिया की तरफ ले जाते हैं और भारत के जो क्षेत्र थे ये अंग्रेजों को सौंपते जाते हैं। क्या करेंगे, इनकी मजबूरी थी। उसी के तहत 1741 ईस्वी में कोलाचेल, ये कोलाचेल लिखा हुआ है, कोलाचेल का युद्ध होता है जिसमें त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डचों को पराजित किया। डचों को मार्तंड वर्मा ने पराजित किया और पूरे मालाबार क्षेत्र को, जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र है पूरा यहां से डचों को खाली करवा लिया। तो डचों का यहां से अधिकार पूरे मालाबार क्षेत्र से खत्म हो जाता है। उसके बाद 1759 ईस्वी का समय आता है और बंगाल के बेदरा में डचों की अंग्रेजों से लड़ाई होती है। यहां पे लिखा हुआ है ये पॉइंट, 1759 ईस्वी में बेदरा बंगाल में डचों को अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह से पराजित किया है। इसका मतलब एकदम से भारत से पूरा लगभग खाली ही करा दिया था और ये लोग जाकर के केवल इंडोनेशिया के क्षेत्रों में सीमित रह जाते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत क्षेत्र इनके बचे होते हैं और 1825 का समय होता है, लगभग 1814 में आंग्ल डच संधि होती है और इस संधि के तहत डचों के जो भी क्षेत्र छोटे बचे थे भारत में, उन क्षेत्रों की अंग्रेजों के जो क्षेत्र थे यहाँ पे इंडोनेशिया में, उन क्षेत्रों से अदला बदली हो जाती है कि डच लोग अब केवल इंडोनेशिया की तरफ रहेंगे और भारत में जितने भी क्षेत्र हैं वो अंग्रेजों को सौंप देंगे। तो इस तरीके से डच लोग पहले तो पुर्तगालियों से पूरा क्षेत्रों को जीता, बहुत ही प्रभावी ढंग से यहाँ पर आकर के अपने आप को संगठित किया। लेकिन जैसे ही अंग्रेज लोग आए, इन लोगों को भगाना शुरू किए और डचों का केवल इंडोनेशिया के क्षेत्रों पर सीमित होकर के ये लोग रह जाते हैं। तो भारत के इतिहास में डचों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने व्यापारिक केंद्र को मुख्यतः इंडोनेशिया के साइड में बनाए थे। उसके बाद यहां पर आप लोगों ने पढ़ा डचों के बारे में, जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे उनको आप लोग चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा का पूरा, और पूरा जितना वीडियो आपको पढ़ाया गया है उसको एक बार जरूर पढ़ेंगे। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।